Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about mathematics for class 10th. तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. टुडेज़ टीचर, आपको तो पता ही होगा मैं कौन हूँ. मोहम्मद ज़ीशान रशीद मेरा नाम है. टुडेज़ एजेंडा, आज का एजेंडा क्या है हमारा, तो ये हम लोग देखने वाले रियल नंबर होता क्या है. इसके अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड HCF LCM, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड समरी ऑफ रियल नंबर्स. तो ये सारे कुछ सब टॉपिक्स है जो कि अपन आज देखने वाले हैं. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग बात करें रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर्स वो होता है जो आप वैसा नंबर्स जो आपका क्या होगा, जो रेशनल नंबर भी कंटेन करेगा और इरेशनल नंबर भी कंटेन करेगा. अब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है ये थोड़ी देर में समझेंगे. फिलहाल बस इतना समझ लो, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं. और यहाँ पे कंडीशन ये है कि Q जो होगा, जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, वो आपका जीरो नहीं होगा. ठीक है ना, वो आपका जीरो नहीं होगा. जीरो होगा तो फिर तो वो नॉट डिफाइन हो जाए ना, तो इसलिए जीरो नहीं होगा. तो यहाँ पे बस इतना है. रियल नंबर्स क्या होता है, जो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंटेन करता है, वैसे नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं. अब इसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब टॉपिक्स अपन डिस्कशन करने वाले हैं. देख लेते हैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशंस. अब अगर एक्सप्लेनेशंस में अपन बात करें तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सिंपल सा वो पार्ट होता है इंटीजर का जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंटेन करता है. नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर जो नंबर लाइन बचपन में पढ़े होगे इंटीजर, तो उसका जो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी 1 से लेकर के इन्फाइनाइट, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो नंबर को क्या करता है, कंटेन करता है. उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. अब उसी नेचुरल नंबर जो है उसके साथ जीरो भी इंक्लूड कर दोगे, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इस नंबर को कहते हैं होल नंबर. क्लियर है. तो होल नंबर क्या है, तो होल नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर तो है, साथ ही साथ जीरो भी इंक्लूड है. ठीक है, नेगेटिव पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं होल नंबर. अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स. नंबर लाइन से सब मैं समझा दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ. नोट्स अच्छा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका नोट जितना अच्छा रहेगा, आपको रिवीजन करने में, आपको प्रैक्टिस करने में उतना ज़्यादा हेल्प रहेगा, इसलिए मैं नोट्स अच्छा बना रहा हूँ ताकि. अब रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं. P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और शर्त यह है कि Q जो होगा वो आपका जीरो के बराबर नहीं होगा. Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं. ठीक है ना, P/Q के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये वाला आएगा कि Q जो होगा नीचे वाला वो जीरो के बराबर नहीं होगा. ठीक है ना, सिंपल सा बात है. तो इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया. अब वन बाय वन सबको देख. यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, अब सेट की बात करूँ तो सेट को कैपिटल लेटर से जनरली हम लोग दिखाते हैं. जैसे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, कैपिटल N से जनरली शो करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हो गया. अब सेट्स को कर्ली ब्रेसेस का हम जब आप 11th में आओगे ना तो पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखाते हैं, और यही N मेरा सेट का नाम हो जाएगा. तो सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस को सेट से दिखा, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा, जैसे नेचुरल नंबर का क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो ये नंबर में हमारे क्या है, ये नंबर है हमारे नेचुरल नंबर. राइट, क्लियर हो गई बात. इसी तरीके से नेक्स्ट है होल नंबर. तो जो नेचुरल नंबर था वही रहेगा, बस यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो जाएगा एक. तो होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर अगर मैं W से दिखा दूँ, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो इंक्लूड कर दो बस. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये हमारा क्या है, होल नंबर. ठीक है ना. नेक्स्ट इंटीजर्स की बात करेंगे. तो इंटीजर्स को जनरली आप Z से दिखाते हो या I से दिखाते हो. ठीक है ना, इंटीजर को जनरली Z से दिखाते हो या I से दिखाते हो. तो चलो मैं Z से ले रहा हूँ. तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इंटीजर पार्ट में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आ जाएगा. तो कहने का मतलब जीरो से आप स्टार्ट करो, और राइट साइड में सब क्या हो जाएगा, +1, कुछ नहीं दिया मतलब +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3 एंड सो ऑन. कहाँ तक, टिल प्लस इनफाइनाइट तक. इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल माइनस इन्फाइनाइट तक. तो ये हमारा इंटीजर कहलाता है. अब इंटीजर को थोड़ा नंबर लाइन से समझ लेते हैं ताकि बचपन का आपको कुछ याद आ जाए थोड़ा थोड़ा. तो यहाँ पे नंबर लाइन कुछ इस तरीके से अपन समझ लेते हैं. जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ये बीच में हमारा जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. तो ये हमारा हो गया जीरो, ये हो गया हमारा +1, ये हो गया हमारा +2, ये हो गया हमारा +3
ये हो गया हमारा +4, ये हो गया हमारा +5, ये हो गया हमारा +6, ये हो गया हमारा +7, ये हो गया हमारा टिल इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से प्लस को जनरली शो नहीं करता है, आप चाहो तो शो कर सकते हो, वैसे शो करने की नीड नहीं है। उसी तरीके से ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। तो यही जो नंबर लाइन होता है यही आपका क्या है, यही आपका इंटीजर कहलाता है। अब इसमें कुछ पार्ट्स है जो आपको समझने चाहिए, तो मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर आप बात करें यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जो था 1 से लेकर के टिल इनफाइनाइट, 1 से लेकर के टिल इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। इत्मीनान से समझा रहा हूँ ताकि हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर 0 भी इंक्लूड कर देते हो तो आपका 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो विद नेचुरल नंबर के साथ, तो ये आपका कहलाता है होल नंबर। ये आपका क्या कहलाता है, होल नंबर, राइट। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहीं पे आप विद पूरा जो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसको भी अगर आप इंक्लूड कर ले तो नेगेटिव वाला पार्ट भी, तो आपका क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका इंटीजर। तो आपका क्या कहलाता है, इंटीजर। यही आपका इंटीजर कहलाता है, इंटीजर्स, राइट। याद रहेगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट। अब रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है, जनरली अगर मान लेते हैं कि आर से इसको हम शो करें, आर जनरली रियल नंबर को डिनोट करता है, लेकिन मान लेते हैं रेशनल नंबर है, ठीक है ना। आर एन इक्वल्स टू, आप सेट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर क्या होगा, सारे आपके क्या होते हैं जो पी बाई क्यूज़ के फॉर्मेट में हम लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सच दैट पी बिलोंग्स टू P एंड Q बोथ, P एंड Q बिलोंग्स टू व्हाट, दोनों बिलोंग किसे करेगा, इंटीजर से। किसे बिलोंग करेगा, चलो मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर रेशनल नंबर की बात करेंगे क्या है, तो जैसे रेशनल नंबर Rn इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, P बाई Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं उसको, P बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सच दैट P कॉमा Q बोथ क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किससे, इंटीजर से। इंटीजर को I या Z से दिखाते हैं, ठीक है ना। एंड रिमेंबर Q जो होगा आपका वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपका सिंपल सा सेट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रेशनल नंबर का, ठीक है ना। अगर ऐसे आप याद नहीं रख सकते तो सिंपल सा कैसे याद रखोगे, बस नॉर्मल सा आपको क्या रेशनल नंबर जब भी आएगा तो ये याद रखना है आपको कि सेट जो होता है, ठीक है ना, जो सेट बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर्स क्या होता है वो याद रखना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो मेरा रेशनल नंबर कहलाता है। इट इज़ अ रेशनल नंबर्स, पर कब, व्हेन Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन याद रखिएगा कि P बाई Q के फॉर्मेट में होना चाहिए कोई भी नंबर, और साथ ही साथ Q जो है नीचे वाला पार्ट वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, याद रहेगा। अच्छा, एक पार्ट और याद रख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम ध्यान दें एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 20, जैसे 5, जैसे 3/5, जैसे 22/7, जैसे एंड सो ऑन एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप बोलोगे 20 को P बाई Q के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो 20 तो P दिख रहा है पर Q कहाँ दिख रहा है, तो बाय में जनरली अगर नीचे में कुछ नहीं दिया तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, 1। तो देखो हो गया ना P बाई Q फॉर्मेट में। तो हर एक रेशनल नंबर को अपन P बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5/1 है, ठीक है ना, तो जनरली 1 को शो नहीं करते हैं। तो अगर एक इंटीजर है नॉर्मल सा और नीचे में 1 नहीं है तो 1 इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो P बाई Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं और Q जो है इसका 0 नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, वैसे आगे आएगा, फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, नॉर्मल सा। अच्छा, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर अपन बात करें तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है ये स्टेटमेंट इनका देख लेते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B,
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। तो ये इक्वेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए। कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है? जीरो, आर जो है आपका वो जीरो के बराबर या छोटा, आर जो होगा वो जीरो के बराबर या बड़ा होगा पर बी से छोटा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है, ये अपन बात कर लेते हैं, एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब जैसे आर तो समझ में आ गया होगा आपका कि ये क्या है, रिमाइंडर है, क्यों यहाँ पे क्वोशिएंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी तरीके से जब मैं डिवाइड करके मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, बचपन का डिवीजन याद करते हैं। क्या, लेट सपोज 5 डिवाइडेड बाय, मैं 2 कर रहा हूँ, तो ये बचपन का डिवीजन है। इस डिवीजन को मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई 5। अब इसको डिवाइड करो, कैसे करते हैं बचपन में, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 एंड फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या है। अब ध्यान से अगर आप देखो इसको, एक काम करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, कोई एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई दूसरा नंबर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। ये डिवीजन तो समझ में आ गया। अच्छा, एक और कोई नंबर ले लेते हैं, लेट 9 डिवाइड बाई 2। अब इसका डिवीजन आप करो, क्या होता है इसका डिवीजन, 2 डिवाइड बाई 9 क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा 1, राइट। अब इसको ध्यान से समझो, ये 9 कैसे, 9 को मैंने कैसे तोड़ा, देखो 9 इक्वल्स टू क्या था, 9 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या है 4, देखो इधर ध्यान से, 2 इंटू 4 प्लस 1, दिख रहा है, यही लिखा हुआ है ना। देखो 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, 4 यहाँ पे क्वोशिएंट हो गया और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया। तो बस इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है ना। आ रही बात समझे, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से कम होगा, b से कम होगा आपका। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्लीकेशंस क्या है इसका, टू कंप्यूट द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब HCF निकालते हो ना 2 नंबर का, तो वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो वो निकालने में काम आता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अभी करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अगर अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ इतना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो अगर सॉल्यूशन की अपन बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से उसको ले लो और उसको ब्रेक करो, 56 इक्वल्स टू ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 इंटू, अब 24 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो 2 टाइम्स प्लस, अब 48 तो आ चुका है, 48 में कितना ऐड करेंगे 56 आ जाएगा, तो 48 में कितना ऐड करेंगे 56 आ जाएगा, तो 48 में ऐड करेंगे 8 तो 56 आ जाएगा, 48 में 8 ऐड करेंगे तो 56, तो 8 हो गया यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या करना है, फिर 24 को भी फर्दर फैक्टर करना है, यानी कि आपको सिंपल सा जो यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन है उसको बस लगाते रहना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर अपन लगाए तो यहाँ पे 24 हमने ले लिया, 24 को फिर फर्दर लगाना है, ठीक है ना। तो कैसे लगेगा, देखो 8 इंटू, तो 8 इंटू 3 होता है 24 प्लस 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अपन स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देना अपने को। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। जो HCF आएगा वो 8 आ जाएगा। तो अगर अपन देखें ध्यान से यहाँ पे, तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ HCF ऑफ 5, 6 and 24 इज नथिंग बट 8। याद रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऐसे ही करना होता है क्वेश्चंस को। और कब तक ये इक्वेशन लगाते रहेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन देखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है, जो स्टेटमेंट देखा है वो इक्वेशन कब तक लगाते रहेंगे, तब तक जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है ना, बस तब तक लगाते रहेंगे। आ रही बसन में। तो लास्ट में आपका यहाँ पे जो बचेगा तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सी बात है। आ रही बसन में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर अपन बात करें तो स्टेटमेंट यहाँ पे अगर ध्यान दें,
अगर स्टेटमेंट की बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपको नंबर है ना, ठीक है ना, जो आपको कंपोजिट नंबर दिया हुआ है उसको हम अपन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखिए ध्यान से, लेट्स सपोज 120 एग्जांपल के तौर पे 120 लिया, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ये क्या कंपोजिट नंबर है? हाँ, कंपोजिट नंबर होता है जो 1 से कटे, जो खुद से कटे और अदर इसके अलावा भी कोई और नंबर से कट सकता है। जैसे यहाँ पे 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसको प्राइम के फॉर्मेट में करना है, ठीक है ना। जैसे 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, तो इस फॉर्मेट में करना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, तो आप साथ में इसको ऐसे कर लिया करो, 120 को ब्रेक किया करो, ठीक है ना। 120 को ऐसे ब्रेक कर लिया करो, 2 तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर 2 तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 2 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पे 3 से लगाना 3 तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है 3 1 इंटू 5 यहाँ पे 1 टाइम्स है तो 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब काम आता है? ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में इस तरह के काम आता है, ठीक है ना, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका भी निकाल सकते हो, 420 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना, यानी कि प्राइम फैक्टर्स का जो है प्रोडक्ट निकालना है किसका? 420 का। तो निकाल लोगे ना, अब तो हो जाएगा। कैसे निकालना है? देखो 420 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल था, जो फॉर्मेट मैंने बता दिया बस वैसे कर लो, ठीक है ना। जैसे 420 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिंपल सा ब्रेक करते रहो इसको, तो 2 से करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 0, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे फैक्टर निकालेंगे इसका, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 एंड 0 5, एंड देन फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से हो रहा है नहीं, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 5 एंड 7, ये हो गया सारे प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में। यस, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 1 इंटू 5 1 इंटू 7, तो ये हमारा होता है क्या? सिंपल सा जो कंपोजिट नंबर दिया हुआ था उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया, ठीक है ना। बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बस इतना ही बोलता है, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एंड HCF LCM की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने किया था ना वो फैक्टराइजेशन है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो अभी हमने पीछे करके देखा था ना, वही है प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ भी नहीं है। तो उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है? HCF एंड LCM निकालना है, कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो अगर अपन बात करें HCF की, तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है ना, छोटा सा एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन जैसे 12 एंड 15 का हमें क्या लेना है? LCM लेना है, ठीक है ना। तो इस 2 नंबर का हमें क्या लेना है? LCM लेना है, इसका LCM फाइंड करना है, LCM लेना है, राइट। अच्छा, विद फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, अगर LCM आपको लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, ठीक है ना। उसी तरीके से 15 का भी ले लो, जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो जैसे 12 का अगर बोलूँ मैं तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3, वही मेथड से 12 ऐसे करके, ठीक है ना। जब आपका स्पीड बढ़ जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 ये हो गया 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 3। अब जब प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में सब हो चुका है तो आप वहीं पर रुक जाना है, ठीक है ना। 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो ये यहीं पे हम रुक जाएंगे। लास्ट अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कर दिया हमने, हाँ। तो 2 स्क्वायर एंड 3 आ गया, राइट। उसी तरीके से 15 भी अपन कर लेंगे। तो 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, यही होता है 15, हाँ। अब क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर। तो देखो कॉमन प्राइम नंबर पहले ढूंढना होता है हमें। HCF के केस में क्या ढूंढना होता है? कॉमन ढूंढना होता है, यानी कि कॉमन पहले ढूंढना पड़ेगा। क्या कॉमन किस में है? 2 कॉमन है क्या? दोनों में है 2 प्राइम फैक्टर दोनों में है? नहीं है। 3 है दोनों में? हाँ है। और स्मॉलेस्ट पावर ढूंढना है, तो 3 स्मॉलेस्ट हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पे? सिंपल सा, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 इसके भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट वाला कोई बात ही नहीं है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाला कोई बात ही नहीं है। जब पावर दोनों का सेम है तो हम 3 ले लेंगे बस। और 5 तो एक में है, एक में नहीं है, तो सिर्फ 3 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, राइट। आप अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी निकालते
12 और 15 का HCF तो 3 ही आता। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, उसी तरीके से अगर देखें द लीस्ट कॉमन, यानी एलसीएम क्या होता है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे कोई कॉमन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर होना चाहिए, साथ ही साथ पूरे प्राइम नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। जैसे 12 और 15 ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे 12 हमने लिया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने 12 लिया तो 12 का फैक्टर क्या आया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहाँ पे 15 का जब हमने निकाला तो क्या आया था, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही आया था। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर हमें ढूंढना पड़े ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास कितने प्राइम है, 1 2 3 प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट में तो तीनों आएगा, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है कि तीनों आएगा। तो 2 की पावर 2 तो एक ही है, तो एक ही है तो उसको ले ही लेना है, कोई कंपेयर नहीं होगा। इनटू 3, तो 3 दो है, पर इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा, तो यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों 1 1 है तो हम 1 ले लेंगे, अदरवाइज हमें हाईएस्ट लेना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, हमें लोएस्ट लेना पड़ता है एचसीएफ के केस में, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट लेना पड़ता है। तो 3 की पावर 1 है तो 1 ही लेंगे, हाईएस्ट यही हो जाएगा अभी के लिए। फिर 5 की पावर 1 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 5 3 और ये 4, ठीक है ना, तो 60 आ जाएगा, आई थिंक 60। तो 60 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे 1-2 एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। फिलहाल ये हमारा बेस्ट आंसर था, ठीक है ना। अब एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, देखो HCF एलसीएम पूछ रहा है कितना, 72 एंड 120 का। कुछ नहीं करना है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, यानी फैक्टर पूरा निकाल लो प्राइम फॉर्मेट में। तो 72 का क्या हो जाएगा आपको, मैं बोलूँगा कि आप इस मेथड से निकालो, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते। 2 3 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6, देन 2 एंड यहाँ पे 8 18, ठीक है ना, भाई 1 8 हो गया। 2 एंड देन यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 हो गया। तो क्या हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। इसी तरीके से 120 का भी हमें करना है, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 120 का 260 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ 72 एंड 120 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो HCF का क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। पर ये क्या होता है, पहली बात HCF क्या बोलता है कि आपका जो एक नंबर ले रहे हो उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, दूसरा नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो प्राइम फैक्टर जो है तो वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, पहली बात तो कॉमन होना चाहिए। तो 2 क्या दोनों में है, 2 क्या दोनों में है, 2 क्या दोनों में है, यस 2 दोनों में। तो 2 दोनों में है तो हम उसको 2 को ले लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसका लोएस्ट पावर लेंगे, लोएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 अगर सेम है तो चुपचाप से वो एक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनटू दूसरा क्या है 3 क्या दोनों में है, हाँ दोनों में, तब हम उसको ले लेंगे। और जो लोएस्ट पावर होगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो 1 लोएस्ट है तो 1 हम ले लेंगे। 5 है पर कॉमन नहीं है दोनों में नहीं है, तो 5 को हम छोड़ देंगे। तो यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 1। तो ये क्या हो गया, 24 इज़ आवर आंसर, राइट। तो ये हो गया हमारा HCF। इसी तरीके से LCM भी निकाल सकते हो ऑफ 72 एंड 120 इज़ नथिंग बट व्हाट। तो हमें क्या करना है, जो दोनों प्राइम फैक्टर हमने निकाला है उसमें क्या है, पूरा प्राइम फैक्टर का मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये एक प्राइम है, ये एक प्राइम है, ये एक प्राइम, 3 तरह का है टोटल। तो 2 लेंगे हम, 2 को लिए। अब जो दूसरे में भी 2 है क्या, हाँ है, तो चेक करो दोनों में हाईएस्ट पावर होना चाहिए यहाँ पे। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 दोनों सेम ही है, तो एक ले लेंगे हम। इंटू 3, अब 3 दोनों में है क्या, हाँ दोनों में। तो 3 तो ऐसे भी आता ही है, लेकिन 3 दोनों में क्या, हाँ है। अब दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो अपन लेंगे। तो ये 2 हाईएस्ट है तो 2 ले लेंगे LCM के केस में। इंटू 5 आपका क्या प्राइम है, प्राइम फैक्टर है, हाँ है, तो 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे LCM के केस में दोनों में होना कोई मस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों में तो बस ये चेक करना है कि जिसका हाईएस्ट पावर होगा बस वो वाला हमें लेना है, बाकी सारे प्राइम फैक्टर का मल्टीपल करना है, ठीक है ना, ये याद रखना है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻³ इंटू, इसको कर दे रहा हूँ सॉल्व, 8 इंटू 9 इंटू 5। कभी अगर स्टार लगा दो तो समझ जाओ उसका भी मल्टीपल है, क्योंकि कोडर हूँ मैं, तो जब स्टार अक्सर स्टार से लगाया जाता है मल्टीपल को, ठीक है, कोडिंग में, तो इसलिए मैं हमेशा स्टार इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं ध्यान रखूँगा कि मैं इंटू ही इस्तेमाल करूँ, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना जाओ। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 40 एंड 4 इंटू 9 कितना हो गया 36 और एक 0 था, राइट, यही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एलसीएम क्या हो गया 360 एंड एचसीएफ हो गया हमारा 24। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है मैंने बता ही दिया। रेशनल नंबर क्या होता है जिसको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जनरली कोडिंग में ऐसे ही लिखा जाता है, वैसे मैथ्स में अगर आप देखो तो ऐसे लिखा जाता है q डज नॉट इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q जो है यानी नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा ना तो वो क्या हो जाए नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, वो नंबर डिफाइन नहीं होता है इसीलिए, ठीक है। यही आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल मैंने बता ही रखा, फिर भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे 22/7, जैसे 20, यहाँ पे 20 है, इसका मतलब क्या नीचे में 1 छुपा हुआ है। जैसे 3 है, इसका मतलब नीचे में क्या 1 छुपा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारे नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, यानी कि इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्मेट में आप कभी भी नहीं लिख पाओगे, यानी p/q फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे √2, √3, √5, √11, √13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे रेशनल नंबर की बात करें तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। तो रेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड और या रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। रिपीट मतलब रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। पर इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म होगा ही नहीं, चलता आ जाएगा। जैसे 3.333333333333333333, तो इस तरीके का नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो बोला वो रेशनल का एग्जांपल था एक्चुअली में, लेकिन इरेशनल का एग्जांपल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा। जैसे टर्मिनेट नहीं करेगा इसका मैंने बताया था, ठीक है ना। वैसे वो रेशनल का एग्जांपल था जो अभी मैंने बताया 3.33। लेकिन अगर आप बात करो जैसे इरेशनल, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे अगर बात करें अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर हम बात करें आपका डिनोमिनेटर में, या तो देखो यहाँ पे इफ़ द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला साइड में रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म हैज़ ओनली 2 और 5, ठीक है ना। यानी कि 1/4 है, तो नीचे में सिंपल करके यानी कि फैक्टर अगर करोगे, यानी प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर आपका 2 आ रहा है चाहे 5 आ रहा है, तो आपका हमेशा याद रखना वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेट कर जाएगा। जब उस डेसिमल को खोलोगे आप, डेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे उस रेशनल नंबर को, वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 टर्मिनेट कर गया क्या? हाँ, दो डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया 0.25, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 0.3333 अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले, तो ये हो जाएगा। तो ये भी रेशनल का ही पार्ट है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2 and 5, तो यानी कि जब डिनोमिनेटर साइड में 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर ना हो, उसके अलावा कोई और नंबर का फैक्टर हो, तो वो नंबर आपका क्या है? याद रखना रेशनल तो होगा पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, याद रहेगा। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ कर लोगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में लगभग ऑलमोस्ट हमेशा पूछा गया है,
ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है, रूट 7 दे दे, आप पूछेगा कि इरेशनल है, रेशनल है, बोथ है, इरेशनल रेशनल है एंड नन ऑफ दीज है, तो आराम से आप बोल सकते हो कि रूट 7 जो है या रूट 11 जो है या रूट 13 जो है या रूट 3 जो है या रूट 2 जो है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। देखो इसका सिंपल अगर बात करें, क्योंकि पहले आप लोग देखो मैथ्स में क्या करते हो पता है, आप पहले भर भर के भाषण लिखना स्टार्ट करते हो। मैथ्स में अक्सर क्या करते हो, मैथ में पहले भाषण लिखते हो, एकदम 10-10 पेज में भाषण लिख करके आप सॉल्व करते हो उस मैथ्स के प्रॉब्लम को। यार उस मैथ्स का प्रॉब्लम आप क्या समझोगे, भाषण लिखोगे तो। भाषण लिखो कब लिखो, जब आपको मैथ्स का प्रॉब्लम वो सॉल्व करने आ जाए, ठीक है। सॉल्व करने में कोई भाषण का जरूरत नहीं पड़ता है, पहले सॉल्व करो, दिमाग लगाओ कि इसका प्रॉब्लम कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कैसे आएगा, देन आप उसको सजाते रहो ना, देयरफॉर करके, हेंस करके, ये करके, वो करके, भाषण लिख करके फिर समझाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार बोर्ड के लिए तो वो भाषण वाला बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 50 तो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, 50%, फिर बात ही नहीं है। आपको तो ज़्यादा फोकस आपको ऑब्जेक्टिव पे रखना है, उसके बाद जो रहा फिर सब्जेक्टिव तो ऐसे ही हो जाएगा। रहा सीबीएसई बोर्ड का तो ठीक है, जो भी मार्क्स आते हैं आपको 20 मार्क्स वो ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा जो रहेगा वो आपके क्या है, सब्जेक्टिव है, तो भी आपको पहले सॉल्व करने आना चाहिए प्रॉब्लम, देन आप सजाते रहो ना, जितना भाषण लिख करके सजाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि आप अगर रूट 3 या रूट 7 या कोई भी दुनिया का नंबर हो, अगर वो इरेशनल है तो ये प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जैसे रूट 3 यहाँ पे क्या है, ये रूट 3 बोल रहा है कि इरेशनल है, ये प्रूफ कीजिए। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 3 इज रेशनल। हमने लेट किया है, लेट क्या है कि रूट 3 जो है वो रेशनल है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है, राइट। एंड नाउ हमें क्या करना है, हम जानते हैं अगर रूट 3 को अगर हमने रेशनल मान लिया है तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या कि रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, हाँ p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि रूट 3 को हमने रेशनल माना है तो हर एक रेशनल नंबर को p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि स्क्वायर कर लेते हैं बोथ द साइड, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p² एंड q², राइट। स्क्वायर को आराम से आप सेपरेट कर सकते हो, लाइक आपके पास अगर a/b का होल स्क्वायर है लेट सपोज, तो इसको आप आराम से सेपरेट कर सकते हो क्या, a²/b², ठीक है ना। ये सब प्रॉपर्टी छोटे छोटे नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो रूट 3 उधर गया रूट, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, या बोथ साइड स्क्वायर ले लो ना तो भी दिक्कत नहीं है, बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर आ जाएगा, p² हम लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद q² को इस साइड कर लोगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ q² इक्वल्स टू p², ये हो गया। अब ध्यान से देखो p एंड q क्या है, p एंड q आर क्या है, हमारा इंटीजर्स है। हम रेशनल नंबर में जानते हैं कि p/q जो होता है वो p/q q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q क्या होता है, वो इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। हेयर वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स मतलब दैट इज ये क्या हो गया, 1 इंटीजर्स है ना, तो -2 इधर कुछ भी नंबर हो सकता है, -1 0, यहाँ पे इस q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो q का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। ये क्या हो सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, तो ये इंटीजर्स पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हम जानते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इंटीजर्स पार्ट में से आप कोई भी नंबर उठा करके चेक कर लो, आप कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, p का कोई वैल्यू, q का कोई वैल्यू, और चेक करो वो q का वैल्यू लेकर के उसका स्क्वायर करो, p का वैल्यू लेकर के स्क्वायर करो, और ये जो q का वैल्यू लिया उसको स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर क्या आपस में बराबर है, ये नंबर क्या आपस में बराबर है, चेक करना होगा आपको। तो हमें चेक करना है तो क्या, तो 3q² इक्वल्स टू p²। अब हमें लेट करना है, लेट q इक्वल्स टू, क्योंकि q का स्क्वायर जो करेंगे अपन 3 से फिर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो q का वैल्यू थोड़ा छोटा रखना है, तो छोटा मतलब 2 रख लिया लेट सपोज, या 1 भी रख सकते हो आप, एंड p का वैल्यू थोड़ा बड़ा रखना होगा, लेट सपोज हमने 4 रख लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जब पुट करोगे आप तो q का वैल्यू रखोगे 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 × 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ पे 4 × 3 हो गया 12, क्या 12 जो है वो 16 के बराबर है, नहीं है,
चलो एक और लेट कर लेते हैं, लेट और कोई वैल्यू ले लो, 1 भी आप लिख सकते हो 1, एंड इसका वैल्यू आप लेट सपोज पी का वैल्यू ले लो 2, जो चाहो आप ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम भी ले सकते हो, पर सेम नहीं लोगे, लॉजिकल आप थिंकिंग से भी सोच सकते हो कि दोनों का पी और क्यू का वैल्यू सेम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पी और क्यू का वैल्यू सेम लेंगे तब तो ये पी का वैल्यू लेट सपोज 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, बट यहाँ पे 3 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी तो याद रखना होगा। तो पी का वैल्यू हमेशा छोटा लोगे तभी इक्वल होने का चांस है, पर वैसे भी हम जानते हैं कि ये इक्वल कभी नहीं हो सकता। जैसे अब कोई और नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 इंटू 1 1 हो गया, इस 3 इंटू 1 3 हो गया, इक्वल्स टू। अब इसी तरीके से बस ये इक्वेशन से मैं सॉल्व किया है। अब p का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 3 के बराबर है? नहीं है। इसी तरीके से ऐसे ही आप जो भी नंबर है दिल के अंदर सोच सकते हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3q स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3q स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर, कह सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने देखा कि 3, तो यहाँ पे हम कह दिए अभी 3q स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अरे भाई, जब हम ये मान के चले थे कि ये वाला लाइन, ये वाला स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट के, यानी कि ये लाइन जो है प्रीवियस लाइन, ये प्रीवियस लाइन नहीं, ये नेक्स्ट लाइन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन जब कहाँ से आया? प्रीवियस वाले से। ये लाइन कहाँ से आया? अपने प्रीवियस वाले से। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि 3q स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, तो ये किससे आया था? प्रीवियस लाइन से। तो प्रीवियस लाइन भी इक्वल नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। और √3 किसके बराबर था? यानी कि √3 डज नॉट इक्वल्स टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या था आपका? ये रेशनल नंबर था, और रेशनल नंबर जब था पी बाई क्यू, और हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये पी बाई क्यू जो है, यानी रेशनल नंबर जो है वो नहीं है √3, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। सिंपल सा ये स्टेटमेंट है ना इसका। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? यही मतलब है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। आ रही बात समझ में? हेंस हम कह सकते हैं √3 इस, जब रेशनल नंबर नहीं तो रियल नंबर में तो क्या है? रेशनल या इरेशनल। अगर कोई चीज़ रेशनल नहीं तो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं तो रेशनल होगा। तो अगर हम यहाँ से साबित कर चुके कि ये रेशनल नहीं है √3, तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज़ इरेशनल। हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। आगे बात समझ? इरेशनल नंबर याद रहेगा, आप हमेशा याद रहेगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा जो सटीक प्रूफ होता है, ऐसे प्रूफ करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे में आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लो आप। अगर वीडियो को दोबारा देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देख लो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में एक बार पूछ लो कि फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए, या कहीं पे सॉल्यूशन बता दीजिए, टेलीग्राम में कहीं पे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और उसके बाद रहा कि अब इसको सजा करके कैसे लिखता है। अभी सजा करके लिखना मत सीखो ना, पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करना सीखो, उसके बाद सजा करके लिखते रहना। लास्ट में जब PYQ करवाऊंगा ना सब्जेक्टिव का, तो वहाँ पे लिखवाऊंगा एकदम पूरा 1 by 1 करके। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अभी आपको इतना अगर समझ में आ गया तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा समझ चुके हो। ठीक है ना? वीडियो को यार थम्स अप करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि स्प्रेड हो। जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज सिर्फ आप तक ना रह जाए, हर तरफ जाए। जब फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको फ्री में शेयर करने में क्या जा रहा है? फ्री में सब्सक्राइब करने में, फ्री में एक थम्स अप देने में क्या जा रहा है? ठीक है ना? तो सिंपल सा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं। बस चैप्टर आपका इतना ही था, रियल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चंस पार्ट। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इतना एंड इतना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई लॉजिक साइंस नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम आए तो क्या है, आपको बड़ा वाला पार्ट उठाना है 120 इक्वल्स टू, आपको ये 96 लिखना है इस तरह से, इनटू आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, इसीलिए हम 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 120 में से आपको 96 माइनस करना है, तो बच जाएगा क्या? 24 ही होगा ना? हाँ 24। उसके बाद आपको फिर क्या करना है? 96 को फिर फर्दर आपको वही स्टेप जो यूक्लिड्स डिवीजन इक्वेशन बताया था, बस वो एल्गोरिथम लगाते चलना है, बस उसी को बार बार लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर 96 इक्वल्स टू आपको लिखना है जो रिमाइंडर में, प्रीवियस लाइन में जो रिमाइंडर आया था उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 24 इंटू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको? तो अगर 2 टाइम्स करते हैं तो कितना होता है? 48, राइट? 48। 3 टाइम्स करते हैं तो हाँ हो सकता है, 4 टाइम्स करते हैं तो 48, 4 टाइम्स हाँ कट रहा है, 4 टाइम्स में डायरेक्ट पूरा हो जा रहा है, देख लो। ठीक है ना? 96, 24 इंटू 4 96। हाँ, तो प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है ना, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, जो प्रीवियस रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट स्टेप है एल्गोरिथम का, ये प्रीवियस स्टेप है। तो जो प्रीवियस स्टेप का जो आपका रिमाइंडर होता है वो आंसर होता है।
ठीक है ना, वो आंसर होता है। अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है तो प्रीवियस स्टेप का जो रिमाइंडर होता है वो आपका आंसर होता है। कहने का बस सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अगर HCF बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से तो कैसे आएगा, हेंस, अब इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा भाषण लिखने में क्या जा रहा है, बस हेंस ही तो लिखना है। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा हमारा द रिक्वायर्ड आंसर इज कितना हो जाएगा 24। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बस में, या फिर ये भी लिख सकते थे हेंस द HCF ऑफ 96 एंड 120 इज इक्वल्स टू 24। ये भी लिख सकते थे, आप पे डिपेंड करता है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 96 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें क्या करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है यार, एग्जाम में आएगा तो आप देख करके छोड़ देता है कि यार रियल नंबर का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे रियल नंबर का क्वेश्चन। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखा करो। पहला वीडियो देखो, दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, आपको समझ में आने लगेगा, फिर फैन हो जाओगे यार, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे LCM एंड HCF ऑफ 96 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले 96 ले लेते हैं। 96 इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना भाई, मेथड जो बताया बस उससे चले जाओ, आसान होगा। तो 96 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 एंड 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3। बस यही है, जब लास्ट में अगर प्राइम नंबर आ जाता है वहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब कितना 2 है यहाँ पे 4 एंड 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। फिर इसी तरीके से 144 को ब्रेक करना है, 144 को, ठीक है ना। अगर 144 को ब्रेक करोगे तो भाई ऐसे ही ब्रेक कर लो, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो इसको तो 7 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड कर लो तो 2 3 एंड 6, इसी तरीके से 2 से डिवाइड कर लो तो 8 18, फिर 2 से डिवाइड कर लो तो 9, फिर 3 से डिवाइड कर लो तो 3 प्राइम लास्ट में आ गया, छोड़ दो। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, HCF एंड LCM निकालना है। तो LCM निकाल लेते हैं, LCM, तो LCM ऑफ व्हाट 96 एंड 144 इज़ नथिंग बट, क्या हो जाएगा, LCM की बात करें तो LCM में क्या है कि सारे प्राइम फैक्टर का आपको दोनों 96 का भी प्राइम फैक्टर का और 94 का भी 144 का भी प्राइम फैक्टर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा। तो 2 है, 3 है और 3 2 ही है, दोनों में है, तो एक ही को हम लोग को लेना है। अगर कॉमन पार्ट है तो एक ही को लेना है, तो 3 2 आ गया तो 2। अब इन दोनों में LCM के केस में क्या करते हैं, अगर 2 दोनों में है यानी दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 आ रहा है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो LCM के केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं इनटू। सिमिलरली 3 भी दोनों में, तो 3 तो हम लेंगे, साथ ही साथ जो हाईएस्ट पावर होगा, तो 3 हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2, तो हम 2 ले लेंगे। अब इसको हम जानते हैं ये क्या, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है 8, फिर यहाँ पे 16 एंड फिर यहाँ पे 32, ठीक है। तो ये क्या हो गया 32 इंटू यहाँ पे 9, अब 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, 1 कैरी, और 9 इंटू 3 27, 27 1 28, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आंसर सिंपल सा आ चुका है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि LCM ऑफ 96 एंड 144 इज़ नथिंग बट 288, ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है, निकालोगे ना HCF, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 96 एंड 144 इज़ क्या हो जाएगा। पहली बात तो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में HCF के केस में क्या है कि दोनों में होना ही चाहिए, अकेला वाला काम नहीं चलेगा, दोनों में होना ही चाहिए। तो 2 क्या दोनों में था, हाँ 2 दोनों में था, वेट 2 दोनों में था। अब 2 की पावर एक 5 था, 2 की पावर एक 4 था, जो कम वाला होगा ना उसको लेंगे, तो 2 की पावर 4 वाला लेंगे इनटू। सिमिलरली 3 भी दोनों में था, एक था 3 की पावर 1, एक था 3 की पावर 2, तो जो कम वाला होगा उसको हम लेते हैं। तो HCF के केस में कंडीशन क्या है कि आपका दोनों में होना चाहिए, वो प्राइम फैक्टर आपका 96 वाले में भी होना चाहिए, आपका वो प्राइम फैक्टर आपका 144 में भी होना चाहिए, तब जा करके उसको हम लेंगे किसमें, HCF के प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो HCF के अंदर हम तब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर का वो कैसे लेते हैं, वो लोएस्ट वाला लेते हैं, कम वाला,
ठीक है। जैसे 2⁵5 था, 2⁴ था, तो यहाँ पे कम वाला लिए। पर एलसीएम के केस में क्या था, आपको एक तो कॉमन है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर एक ही पीस है तो उसको आप लिख दो, प्रोडक्ट कर दो। अगर आपका कॉमन पार्ट है तो कॉमन पार्ट में हम जो हाईएस्ट पावर है, जैसे 2⁴, 2⁵, तो 2⁵5 जो वो हाईएस्ट है उसको भी हम प्रोडक्ट करेंगे साथ में। आ रही बात समझ में? क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2⁴ क्या है हमारा, 2⁴ हमारा 16, ठीक है ना, 16 × 3, तो ये क्या हो गया 48 हमारा आंसर हो गया। तो HCF ऑफ 96 एंड 144 इज 48। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज, या फिर हेंस द रिक्वायर्ड आंसर आर ऑफ HCF एंड LCM इज, आप इतना इतना जो भी है लिख दो एंड रिस्पेक्टिवली कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेंगे, एक्सप्लेन वाई 7/25 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन है और ये पूछना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है। चलो तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि पहली बात कि ये टर्मिनेटिंग है, ये खुद ही बता दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो चलो देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो 25 है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/25 को प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिख लो तो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, हो गया। अब हमने ये पढ़ा था, हम जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर साइड में आपका 2 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक ना। प्राइम फैक्टर आपका या तो 2 हो या तो 5 हो, दोनों में से कोई एक डिनोमिनेटेड साइड होता है किसी भी रेशनल नंबर के, तो वो रेशनल नंबर क्या होता है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी टर्मिनेट कर जाता है वो डेसिमल के बाद, वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि चलते रहता है, वो खत्म हो जाता है। कैसे आ रही बात में? तो ये हम यहाँ से पता कर लिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है थ्योरम से। अगर हम बात करें कि नहीं हमें चेक भी करना है तो चेक भी कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 7/25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, हाँ कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, 7 × 4 28 डिवाइडेड बाई 25 × 4 दैट इज़ 100। अब हम जानते हैं कि नीचे से दो जीरो को अगर हटाएंगे, मतलब 100 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.28 यही आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से नीचे को हटाएंगे तो 2 और डिजिट के बाद यहाँ पे आपका क्या है, डेसिमल आ जाएगा। तो ये मैंने किया है, एक जीरो को स्टार्टिंग में शो कर दिया है और कुछ नहीं। तो ये टर्मिनेट कर गया क्या, हाँ। तो यानी कि 7/25 क्या होता है, 0.28 टर्मिनेट कर गया, हाँ टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं जा रहा है, ये यहीं पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा डेसिमल कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। हेंस द यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर ये बोल सकते हो, ये वाई पूछ रहा था ना, वाई पूछ रहा था, तो रीज़न बहुत आसानी दे सकते हो कि हम जानते हैं पीछे जो थ्योरम पर है वहाँ से भी हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर साइड आपका 5 होता है या फिर 2 होगा तो वो आपका क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। सिंपल सा, और करके भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पे वो बात लिख दो और यहाँ पे करके भी दिखा सकते हो कि 7/25 ये क्या है, हम लिख सकते हैं इसको 28/100, और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि 0.28। ये आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है एग्जाम के अंदर। जब कैलकुलेटर नहीं दिया तो आप चाहोगे कि एग्जाम जो आपका सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसान वे में बन सके। कॉम्प्लेक्स आप अगर प्रॉब्लम को कर लोगे ना तो आप खुद अटक जाओगे एग्जाम हॉल के अंदर। और एग्जाम हॉल के अंदर इतना हिम्मत नहीं होता है ना कि अगर एक बार हमने पाँच नंबर के क्वेश्चंस को कर लिया है, लंबा क्वेश्चन को हमने कर लिया है और वो लास्ट में आके गलत हो गया, फिर दोबारा से उसको हम करें, इतनी हिम्मत एग्जाम हॉल में बहुत कम के पास होती है। तो इसलिए याद रखो कि गलत करने का चांस ही ना बने ना, हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, गलत होगा ही नहीं। एग्जाम हॉल में इतना प्रिपेयर्ड होकर के जाए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए कि हम एग्जाम हॉल में गलती ही नहीं करेंगे। इतना मतलब एटीट्यूड तो इतना रखोगे ना यार, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, शो दैट 15/63 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको आपको प्रूफ करना है, कर लोगे ना। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि 15/63, ठीक है। अब 16/63, अब इसको आप सबसे पहले हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर साइड का। तो 63 का हम करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 एंड 1, फिर यहाँ पे 3 7, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर साइड में जो है ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आ रही बात समझ में? अब आप इसका आप डिवीजन करके देख सकते हैं 15/63 का, तो आप पाओगे कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 0 पॉइंट चलते जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आ रही बात समझ में? और ये रेशनल नंबर है क्या, हाँ 15/63 रेशनल नंबर होता है, पर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं होगा पर रिपीट होगा।
कुछ नंबर जब इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हो। अगर डिवाइड करने का आपको वक्त नहीं मिला तो घर पे चेक कर लो, एग्जाम में मत करना ऐसे, घर पे कर लो कैलकुलेटर में करके, ठीक है ना। 10 डिजिट 12 डिजिट जो भी दिखाएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ 0 पॉइंट जो भी नंबर एक पैटर्न दिखेगा आपको कि वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो आप ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, पर एक नंबर है जो रिपीट करता रहेगा। ये कब होता है, ये रेशनल नंबर के अंदर होता है। कब, जब डिनोमिनेटर साइड में 2 भी नहीं होता है या फिर 5 भी नहीं होता है, उसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आता है। आ रही भाषण में। तो ऑब्जेक्टिव में आया तो बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन हम लोग निपटा सकते हैं, और सब्जेक्टिव में आया तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समरी ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, समरी ऑफ रियल नंबर्स में अगर हम बात करें की पॉइंट्स, तो रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्लियर हो गया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द HCF, ठीक है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंश्योर्स द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। डेसिमल एक्सपेंशंस हेल्प आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज रेशनल और इरेशनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया है यहाँ पे, जो मैंने करवाया ना क्वेश्चंस, उसी का दूसरा वर्जन मैंने दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस सिमिलर क्वेश्चन, सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस को एज एन होमवर्क करोगे और ईमानदारी से करोगे सब। तो ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क ईमानदारी से, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ईमानदारी से, अगर आपको सच में पूरे नंबर 100 में 100 मैं गारंटी ले रहा हूँ, पूरे में पूरे आपको नंबर्स आएंगे मैथ्स में, चाहे 10th का हो 12th का, कोई भी बोर्ड का फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। तब कब, जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे, जो मेरा लेक्चर है पूरा देख लोगे, और लास्ट में जो होमवर्क दिया करूँ, PYQs करवाऊँ, क्वेश्चंस करवाऊँ, उसे आप करोगे तब। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 56 एंड 72। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 13/25 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड फिफ्थ है शो दैट 7/20 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कर लोगे? ओके कि आपने अभी तक अगर वेबसाइट को नहीं जाना है, www.jnjacademy.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर इस पर विजिट करें। जो भी आर्टिकल्स है वहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो भी आर्टिकल्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। मैं अपलोड कर दूंगा ये PDF, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। JNJ Academy टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको आराम से मिल जाएगा। अबाउट में भी जा सकते हो यूट्यूब के, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो आराम से ईजिली। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें आप लोग, वहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन वगैरह देता हूँ। और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर देखें। कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्विज़ लाता हूँ आपके लिए, तरह तरह का आपको पोस्ट भी मैं करता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ पे फेसबुक पे भी आपको वो पोस्ट जाता है। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब के अंदर मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप सबको विजिट किया करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठाएं। और वीडियो लेक्चर तो आप छोड़े ही ना, PDF भी आप लें ताकि उसको रिवाइज करें। क्वेश्चंस जो दो क्वेश्चंस भी आप कर लिया करें। तो ये सारी चीज़ को जब आप करोगे ना, तो आपको कोई भी मतलब रोक नहीं पाएगा पूरा में पूरा नंबर लाने से। आ रही बात समझ में? होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो यार थम्स अप ज़रूर कर देना, वीडियो को स्प्रेड करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स हर तरह के मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।